A very good morning to all of you. Today we are starting the fourth unit, that is rotational motion. अभी तक आपने दो तरह की मोशन पढ़ी है, लीनियर मोशन और एक आपने सर्कुलर मोशन पढ़ी है। सर्कुलर मोशन से मिलती जुलती मोशन है ये, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन जो डिफाइंड है वो बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन है वो रिजिड बॉडीज के लिए डिफाइंड है। रिजिड बॉडी क्या होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, मतलब कई सारे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ हो और उन पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि उसकी वजह से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इंटेंसिटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका एक फिक्स्ड, डेफिनेट और रिजिड शेप हो। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी कहते हैं। सो अ बॉडी मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स having a very large force of attraction between these particles, because of which it has a definite and rigid shape, is known as rigid body. Example के लिए, जो आपका ऐसा कोई भी solid body हो जिसमें कि डिफॉर्मेशन बिल्कुल जीरो हो, यानी आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं और आप आसानी से उसका जो शेप है या साइज है उसको चेंज ना कर पाए, या वो चेंज इतना छोटा हो कि वो नेग्लिजिबल हो, तो वो रिजिड बॉडी हो सकता है। बेसिकली जो रिजिड बॉडी होता है उसमें दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। और यही वजह है कि जो रिजिड बॉडी होता है उसके ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। जो रिजिड बॉडी होता है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, यानी एक मास का पार्टिकल है, उसके साथ दूसरा पार्टिकल है, उसके साथ तीसरा पार्टिकल, उनके बीच में जगह नहीं होती है। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कुछ रिजिड बॉडीज के। ये लट्टू आप सबने बचपन में नचाए होंगे। टॉप, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। क्रिकेट बॉल है, ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, हॉकी है या बैट है या फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील जो है ये लोहे का बना हुआ व्हील होता है और ये बीच में इसका एक्सेल होता है जिसके चारों तरफ ये नाचता है। ये आपका टेबल या चेयर का भी आप कुछ हद तक इनको रिजिड बॉडी के फॉर्म में मान सकते हैं, क्योंकि आसानी से जो वुड है उसका आप शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं कि जो एक रिजिड बॉडी होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में हेवी स्ट्रॉन्ग या बहुत हाई या बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना है, ये बॉडी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं या उस ऑब्जेक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका सेम मास हो सकता है या डिफरेंट मासेस हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ये आपको देखिए, मैंने एक रिजिड बॉडी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये एक रिजिड हार्ड स्फीयर है जिसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक आपका काले रंग से दिखाया हुआ है या डार्क ब्लू कलर से दिखाया हुआ है और दूसरा आपका व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है। तो ये इनके जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो चूंकि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका मास अलग हो सकता है जो व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनसे। अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअल टॉपिक है, रोटेशनल मोशन। अगर कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव करता है कि इसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और हर पार्टिकल का जो सेंटर है वो एक कॉमन लाइन पे पड़ता है, तो ऐसी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और जिस कॉमन लाइन पे इनका जो सेंटर्स पड़ते हैं, सारे पार्टिकल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो सेंटर जिस कॉमन लाइन पे पड़ते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। सो अ रिजिड बॉडी, इफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन सच अ मैनर दैट its every particle performs circular motion and center of all constituent particles lie on a common line, then such a motion is known as rotational motion. And this common line on which center of all particles lie is known as axis of rotation. ये एक एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने एक डिस्क आपको दिखाई हुई है। एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक ऑब्जेक्ट तो ये बॉक्स रखा हुआ है और एक ये आपका डिस्क है। इसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से घूम रही है। इसका हर एक पार्टिकल, चाहे यहाँ वाला हो, यहाँ वाला हो, यहाँ वाला हो, यहाँ वाला हो या यहाँ वाला हो, हर एक पार्टिकल जो है अपनी अपनी जगह पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और आप ध्यान से देखें तो इन सब पार्टिकल्स के जो सेंटर है वो इस कॉमन लाइन पे पड़ते हैं। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है।
अगर हम इस डिस्क की बात करें तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अंदर से होकर जा रहा है, लेकिन अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बाहर है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। मान लीजिए एक हमने यहाँ पर बॉक्स और रख लिया होता इस तरह से कि ये इसके एज पे होता से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन लाई एट एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन लाई इनसाइड ऑब्जेक्ट और इट कैन लाई आउटसाइड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए आपका, ये एक आपका फ्लाई व्हील है। ये फ्लाई व्हील जो है, इस फ्लाई व्हील में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली लाइन है जो आपको सेंटर में से जाती हुई दिख रही है, और इसके चारों तरफ ये फ्लाई व्हील इस तरह से मूव करता है। और एग्जांपल्स देखिए, जो लट्टू नाचता है, मोशन ऑफ अ टॉप, वो रोटेशनल मोशन है। फ्लाई व्हील का मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है। जो आपके सीलिंग फैन हैं कमरे में, घर में लगे हैं, या जो आपके फैंस हैं, टेबल फैंस भी हैं, उनका जो मूवमेंट है वो आपका रोटेशनल मोशन है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है, रोटेशनल मोशन है। जो आपके स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार के व्हील्स हैं वो एक्सल के चारों तरफ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। जो हेलीकॉप्टर के फैन के ब्लेड्स हैं वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, एंड सो ऑन। ये आपको मैंने फिर एनिमेशंस बनाने की कोशिश यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको मैंने ऑब्जेक्ट्स को। ये सीलिंग फैन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आपको बीच में से जाता हुआ दिख रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके चारों तरफ ये पूरा का पूरा ये आपका जो पाइप होता है उसके बीच में से क्रॉस करता हुआ ये आ रहा है, और ये आपका मूवमेंट रोटेशनल मोशन है। ये आपका एक मोटरसाइकिल का पहिया दिखाया हुआ है। ये आपका जो सेंटर में से जो एक्सिस जा रहा है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके चारों तरफ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, ये अर्थ है, ग्लोब है, और यहाँ से ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, और ये इसके चारों तरफ रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब जिस तरह से बाकी मोशन से रिलेटेड कुछ आपके पैरामीटर्स थे, वैसे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड भी कुछ पैरामीटर्स हैं। कुछ पैरामीटर्स तो आपके सर्कुलर मोशन से आते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब तो आपके वहीं से आते हैं। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा टॉर्क है, तीसरा एंगुलर मोमेंटम है, और चौथा एक और आपका ऐड होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन। हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये रोटेशनल इक्विवेलेंट है मास का। मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि मास जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, क्या करता है वो, जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा वो एक्सेलरेशन को अपोज करता है। ठीक वैसे ही जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ज्यादा ये एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक किसी भी रिजिड बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करता है। ये मैंने बात क्यों कही, एक्सेलरेशन को मास क्यों अपोज करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना मुश्किल होगा उसमें चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करना। रुका हुआ है तो हिलाना मुश्किल होगा, चल रहा है तो रोकना मुश्किल होगा, या एक वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करना मुश्किल होगा। जितना हल्का होगा उतनी आसानी से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मास है वो एक्सेलरेशन को अपोज करता है। ठीक वैसे ही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करता है। यही वजह है कि यहाँ पर हमने ये कहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल इक्विवेलेंट होता है मास का। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको कैपिटल आई से लिखा जाता है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर होता है। मैथमेटिकली ये समीशन एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। समीशन एम आर स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर के बराबर होता है, जहां पर कि m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mn ये n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के, और उनके मासेस हैं। पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 एंड सो ऑन। जो nth पार्टिकल है उसका mn। और r1 r2 r3 r4 ये जो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनसे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका डिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने आपको फिगर में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल दिखा रखे हैं। पहले का मास m1, दूसरे का m2 और तीसरे का m3। पहले का डिस्टेंस r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ऑब्जेक्ट नहीं बना है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये मैंने आपको
क्लैरिटी ऐड करने के लिए आपको ये समझाया है। अगर इसमें n पार्टिकल्स हैं तो दे कैन बी कॉन्टिन्यूअसली एट एनी प्लेसेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अप टू mn। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो I जो है वो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू mnrn स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसलिए हम इसको इकट्ठा करके समीशन mr स्क्वायर के बराबर लिख लेते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है रोटेशनल मोशन में जो मास का रोल है लीनियर मोशन में। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, दोनों बातें एक ही। दूसरी चीज क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोजिशन होगा, इसलिए उतने ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको रोटेशंस प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ से आपका एक नया पैरामीटर ऐड होता है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क जो है वो फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट है टॉर्क। फोर्स जो है वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क जो है वो रोटेशंस प्रोड्यूस करता है। इसकी डेफिनेशन हम आगे दिखाएंगे। पहले मैं आपको ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रही थी उसके लिए ये फिगर मैंने ऐड किया है। अगर आप ये फर्स्ट वाले फिगर में देखिए, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर में देखिए तो जो डिस्क्स हैं वो बहुत पास है, बहुत पास होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसमें कम होगा, और इस वाले में चूंकि डिस्क दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? समीशन mr स्क्वायर के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मास जो है r जो है इसमें कम है फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में जो r है वो ज्यादा है, इसलिए समीशन mr स्क्वायर यानी I की वैल्यू इसमें कम होगी और इसमें ज्यादा होगी। I1 इज लेस देन I2, जिसमें छोटा है उसमें रोटेशंस आसान है, जिसमें I की वैल्यू ज्यादा है उसमें रोटेशंस मुश्किल है। अब हम आ जाते हैं टॉर्क पे। ऐसा कोई भी फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो उसको टॉर्क कहते हैं। सो द फोर्स प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क को टॉ, ये ग्रीक लेटर है टॉ, इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आपका टी होता है उस तरह से लिखा जाता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, ये दिस इज टॉ। सो दिस इज डिनोटेड बाय टॉ एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली जो टॉ होता है वो एफ क्रॉस आर के बराबर होता है, और ये आई इंटू एल्फा के भी बराबर होता है। टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपको टॉर्क का एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है। इसमें जो आपका फिगर में ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसको इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये फोर्स आप लगाते इसी तरह से लगाते चले जाएंगे तो ये इस तरह से मूव करेगा। सो दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट, सो इट इज टॉर्क। ये आपको एक एग्जांपल मैंने और दिखाया हुआ है, इसमें आपका टॉर्क भी दिखता है और इसमें आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस था उसको भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखिए ये जो सीसॉ है ये एक झूला है जिसको कि बैलेंस करने के लिए दो लोग बैठे हुए हैं। एक बच्चा है जिसका वेट 50 केजी है और एक एडल्ट है जिसका वेट 150 केजी है। जो 50 केजी वाला बच्चा है उसको दूर बिठाना पड़ा है सेंटर से। ये दूर बैठा है तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चे का, ये आपका ये जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जितना आता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका आएगा तब ये झूला बैलेंस होगा। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए चूंकि मास ज्यादा है तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उसको रिड्यूस किया गया है। अब आ जाते हैं हम एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल इक्विवेलेंट है लीनियर मोमेंटम का, यानी जो रोल लीनियर मोमेंटम प्ले करता है लीनियर मोशन में वही रोल एंगुलर मोमेंटम प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स में क्योंकि ये कंजर्व्ड रहती है। आपको ध्यान हो तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो। तो अब हम आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। ये वो क्वांटिटी है या किसी भी रिजिड बॉडी में, रोटेटिंग रिजिड बॉडी में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन होता है ये आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है।
So we can define angular momentum as total quantity of rotational motion possessed by a rotating rigid body. मैथमेटिकली जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज सम ऑफ मोमेंटा ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। मोमेंटा मतलब आप अगर लीनियर मोमेंटम को उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उससे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें हर एक पार्टिकल का अलग अलग, तो ये उसका मोमेंटा होता है। और इन सबको अगर आप सम कर दें तो ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से लिखा जाता है और ये कैपिटल एल इज इक्वल टू P1 क्रॉस R1 प्लस P2 क्रॉस R2 प्लस P3 क्रॉस R3 अप टू Pn क्रॉस Rn। अगर n पार्टिकल से मिलकर ऑब्जेक्ट बना है तो इसके बराबर होता है। अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए तो ये I इंटू ओमेगा के बराबर आता है, जहां I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। आपको सिर्फ इसको याद रखना है, इसकी डेरिवेशंस आपको नहीं है। यू हैव टू सिंपली लर्न दिस दैट L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, वेयर I इज एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा इज angular velocity. I is moment of inertia and omega is angular velocity. आपको अगर ध्यान हो तो आपने P यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है उसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था, P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी का रोटेशनल इक्विवेलेंट ओमेगा और लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट एल। तो यहाँ से जो आपका ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से रोटेशनल इक्विवेलेंट्स लिखते हुए ये अगले एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक फिजिकली इसका कंसेप्ट शो करने की कोशिश की हुई है। एक ये डिस्क है जो कि ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो जो एल है वो इसको आपके इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क किसी रोटेटिंग रिजिड बॉडी पे न लगाया जाए तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है या कांस्टेंट रहता है। इसके एग्जांपल्स देखिए। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आई बढ़ता है तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा और अगर आई घटता है तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ानी है तो आप उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे होता है? अगर मास तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल्स है उनके डिस्टेंस को कम कर देंगे तो अपने आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाएगा। और इसी का यूज करते हैं आपके जो स्केटर्स हैं या जो डाइवर्स हैं, ये लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का शेप, अपना खुद का बॉडी का शेप इस तरह से कंट्रैक्ट करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ या घट जाती है। अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर एक्सपैंड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से अगर किसी स्केटर को अपनी स्पिनिंग स्पीड यानी अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी होती है तो वो अपने हाथ और पैरों को फोल्ड करके अपने बॉडी के बहुत पास ले आता है। ऐसे ही सर्कस में जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं उनको आपने देखा होगा कि जब वो रोटेट कर रही होती है तो हाथ पैर फैला देती हैं, उस समय उनका रोटेशंस का स्पीड कम हो जाता है और जिस समय वो सिकोड़ लेती है उनकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने और दिखाए हुए हैं। एन आइस स्केटर स्पिनिंग ऑन टिप ऑफ हर स्केट with her arms extended folds her hands to increase speed of rotation या speed of spin। दूसरा एग्जाम्पल है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस व्हेन इट रीचेस नियर द सन। जब कोई प्लैनेट सन के पास पहुंचता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है और जब वो सन से दूर होता है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। जब वो दूर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाता है, उस समय वेलोसिटी घट जाती है। जब वो सन के पास यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आता है तो उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है।
तीसरा एग्जाम्पल, जब कोई डाइव करते हैं लोग, डाइवर्स जो होते हैं, वो अपने हाथ और पैरों को सिकोड़ के अपने बॉडी के बिल्कुल पास लाते हैं, नंबर ऑफ समरसॉल्ट्स इंक्रीज करने के लिए। इन चीजों को मैंने आपको यहाँ फिगर वीडियोस में दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये लड़की जब ये हाथ पैर फैलाए रहती है तो इसका स्पिनिंग स्पीड जो है वो कम है, और जब इसको स्पीड बढ़ानी है तो ये हाथ पैर सिकोड़ के पास ले आती है, और इस तरह से इसकी वेलोसिटी, एंगुलर या रोटेशन की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, जब अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन से दूर होता है तो ये ज्यादा धीरे धीरे चलता है और ये कम डिस्टेंस मूव करता है, लेकिन जब ये सन के पास होता है तो ये बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये तीसरा वही एग्जाम्पल मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये एक वुड का एक बनाया गया है, जिसमें देखिए इनिशियली इसका जो है हाथ और पैर खुले हुए हैं, तो इसकी रोटेशन की स्पीड कम है, और फिर जब ये इसको सिकोड़ लेता है तो इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाती है। ये एक डाइवर है, जब वो इनिशियली डाइव करती है तो सीधा हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ नीचे की तरफ करके करती है, और फिर जब इसको समरसॉल्ट्स परफॉर्म करने हैं, रोटेशंस परफॉर्म करने हैं और उनकी स्पीड बढ़ानी है, तो ये अपने हाथ पैर को सिकोड़ के बॉडी के पास ले आती है। अब ये तो एग्जांपल्स हो गए आपके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है उसके। अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम L जो है वो I इंटू ओमेगा के बराबर होता है। हमने दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ I इंटू ओमेगा। यहाँ पे I जो है वो mr स्क्वायर होता है, समेशन mr स्क्वायर, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया, और ये आपका हो गया I इंटू डी ओमेगा ओवर डी टी। डी ओमेगा ओवर डी टी का मतलब हुआ rate of change of angular velocity. So this is I into alpha. This is not IA. This is equal to I into alpha. ये जब I into alpha के बराबर होता है, तो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो I into alpha है वो टॉर्क के बराबर होता है. This is equal to torque. So we can say that dl over dt is equal to torque. अब अगर टॉर्क जीरो है, no external torque is acting, it means dl over dt is also zero. अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब ये है कि dl over dt जो है वो जीरो है, और dl over dt के जीरो का मतलब क्या हुआ कि l जो है वो टाइम के डिपेंडेंट नहीं है, टाइम के चेंज होने के साथ जो l है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। और यही हमारी लॉ कहती है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है। So this is how we can prove this law. अब आ जाते हैं हम अगली जो इसकी पैरामीटर है रोटेशनल मोशन की, दैट इज रेडियस ऑफ गाइरेशन। रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई सेंटर ऑफ मास है तो उस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ गाइरेशन कहलाता है, अगर जो उस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पूरे ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। यानी कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास of a rotating rigid body from axis of rotation is called radius of gyration if and only if the moment of inertia of center of mass is equal to moment of inertia of whole body with distributed mass. यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो अगर मान लीजिए कि वो k है, और जो पूरे बॉडी का मास है वो m है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है वो m1 m2 m3 अप टू mn है, तो अगर m इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास के साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, तो जो k है दैट विल बी रेडियस ऑफ गाइरेशन। यहाँ पर हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है जिसपे एक पॉइंट P है जो कि k डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जो ये रिजिड बॉडी है इसमें n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 m2 m3 m4 अप टू mn है, और जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो r1 r2 r3 अप टू rn है। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड
होल मास, द मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल M। हमने ये माना है कि देयर इज अ सेंटर ऑफ मास कैपिटल P विच इज एट अ डिस्टेंस कैपिटल K फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन फिगर। हमने ये माना है कि द डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर R1, R2, R3, R4 up to Rn, and the masses of the constituent particles are M1, M2, M3, M4 up to Mn। अब देखिए, एज पर डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर m के स्क्वायर जो है वो समीशन mr स्क्वायर के बराबर है तो k जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। हमने इसको एक्सपेंड किया, m के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, तो हमने ये मान लिया कि जो हर पार्टिकल है उनका मास m है। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू mn, एंड दिस इज इक्वल टू m। अब हमने इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें मिलता है m के स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m कॉमन हो गया, ब्रैकेट में हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू rn स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, n पार्टिकल्स हैं इसमें, तो स्मॉल n से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी n से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड को और n से ही डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो बन गया m इंटू n ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। यहां से m इंटू n ये होल ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होगा, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और m हर पार्टिकल का मास है, इसलिए टोटल ऑब्जेक्ट का मास ये बन जाता है। और हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं m n की जगह पे कैपिटल M। सो m के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। या यहां से हम लिख सकते हैं m के स्क्वायर इज इक्वल टू m ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। या यहां से हमारा k की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इसको आप ध्यान से देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट और फिर ये n से डिवाइड हो रहा है, n वैल्यूज हैं, तो मीन किस चीज का रूट और मीन किया है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। So the radius of gyration may also be defined as root mean square of the distance of constituent particles from axis of rotations। तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन अकेला इस चैप्टर में से आता है, जिसमें कि आपको कहा जाता है कि डिफाइन करिए रेडियस ऑफ गायरेशन को और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन आप ऑब्टेन करिए। अगर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये डेफिनेशन लिख दीजिए। आप ये जो फर्स्ट में डेफिनेशन है फर्स्ट पेज पे आपका दिस वन आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ये जो लास्ट में जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है ये वाली भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने को कहा जाए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेफिनेशन एंड यू हैव टू एंड ऑन दिस डेफिनेशन फाइनली। इस चैप्टर में आपका इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे।